आज के सेशन में एक चैप्टर करेंगे एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज फ्रीडम एट मिडनाइट. सो दिस चैप्टर हैज बीन टेकन फ्रॉम अ बिगर बुक विद द सेम टाइटल फ्रीडम एट मिडनाइट. सो एक बड़ी किताब में से ये लिया हुआ एक छोटा सा चैप्टर है, एक एक्सर्प्ट है जो कि हमने करना है. सो फ्रीडम एट मिडनाइट रिटन बाय लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपियर. सबसे पहले थोड़ा सा ब्रीफली जानते हैं राइटर्स के बारे में. लैरी कॉलिंस वॉज एन अमेरिकन जर्नलिस्ट एंड अ राइटर एंड डोमिनिक लेपियर वॉज अ फ्रेंच जर्नलिस्ट एंड अ राइटर. Both of them were very good friends and they collaborated to write many great books, many great historical books, and Freedom at Midnight, written in 1975, was one of their most popular works. So अब जानते हैं कुछ टाइटल के बारे में. Freedom at Midnight. So as you might have guessed by this time, the title refers to the time when India got freedom from British domination. So ये उस समय की बात है जब भारत को अंग्रेजी शासन से आज़ादी मिली थी. So we all know that India got freedom on 15th of August 1947. पर अगर हम बारीकी से देखें तो भारत को ये आज़ादी 14 अगस्त 1947 14th of August 1947 की आधी रात को मिली थी. सो उसी से ये टाइटल है फ्रीडम एट मिडनाइट. एज पंडित जवाहरलाल नेहरू हैड सेड इन हिज मेडन स्पीच एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. सो उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पहली स्पीच आज़ाद भारत में जो उन्होंने दी थी, भारत के पहले प्रधानमंत्री ने, उन्होंने क्या कहा था? एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम. Now let's talk about those historical events that form the basis of this story. उन ऐतिहासिक घटनाओं की बात करते हैं जो कि इस कहानी का आधार बने. So सबसे पहले तो देश की आजादी, पर उसके साथ ही देश का बंटवारा, देश का विभाजन. Another country named Pakistan was carved out of India, as we all know. और उसके साथ ही क्या शुरू हो गया कि जो मुस्लिम्स जो भारत में रहते थे, दे स्टार्टेड गोइंग टूवर्ड्स पाकिस्तान, और जो पाकिस्तान बन चुका था वहां पर जो हिंदूज और सिख्स थे, दे स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड्स इंडिया. उन्होंने भारत आना शुरू कर दिया. सो इसमें जो आम लोग थे उनको बहुत ज्यादा तकलीफें उठानी पड़ी. दे हैड टू लीव देयर होम्स बिहाइंड एंड दे हैड टू कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस. आपने देखा होगा कि फोटोज में जहां पर की ट्रेन्स कि इवन छतों पर भी लोग बैठे हुए हैं. इतना ज्यादा डर का माहौल है, इतना पैनिक है कि किसी तरह से निकले. और इसी तरह से पीपल कुछ लोगों ने तो पैदल चलना शुरू कर दिया. दे स्टार्टेड मूविंग इन कॉलम्स. कॉलम क्या होता है, जो कि में एक वर्ड आता है. कॉलम क्या होता है? जब लोग एक सिंगल लाइन में चल रहे हैं, जैसे बैलगाड़ियां भी एक के पीछे दूसरी एक कतार में. खास तौर पर कब जब लोग एक जगह को छोड़ रहे होते हैं तो सेफ्टी की वजह से वो इकट्ठे चलते हैं काफिले बनाकर. सो इस तरह से लोगों ने कॉलम्स में मूव करना शुरू कर दिया. अब प्रॉब्लम कब बहुत ज्यादा बढ़ गई? जब जो काफिले थे दोनों साइड्स पर जब उन पर हमले होने शुरू हो गए. जो शरारती अंसर थे, जो खराब लोग थे, उन्होंने काफिलों को अटैक करना शुरू कर दिया, लोगों को मारना शुरू कर दिया, काफिलों को लूटना शुरू कर दिया. और इसमें जो सबसे ज्यादा जो दुख तकलीफ उठा रहे थे वो कौन थी? जो औरतें थी, जो लड़कियां थी. क्योंकि जब काफिले पर अटैक होता था तो उनको अगवा कर लिया जाता. दे वुड बी अबडक्टेड, दे वुड बी किडनैप्ड. सो जिसकी वजह से तो कई बार हमने ये भी पढ़ा है कि जो जब भी काफिले पर अटैक होता था तो जो परिवार का मुखिया होता था, जो कि फादर या जो ब्रदर होता था, वो अपने हाथों से ही अपनी घर की लड़कियों को मार देते थे. इसलिए कि अब उनको पता होता था कि आगे द गर्ल वुड मीट अ फेट वर्स देन डेथ. सो इस तरह का उस समय माहौल चल रहा था. सो जो हम कहानी पढ़ेंगे उसमें भी ज़ैनब के साथ भी बिल्कुल इसी तरह से हुआ था. ज़ैनब एक 17 साल की 17 ईयर ओल्ड मुस्लिम
लड़की थी जैनब, जो कि भारत में राजस्थान में रहती थी, किसान परिवार को बिलोंग करती थी। जो इसके परिवार था वो ज्यादा अमीर नहीं था, किसानों का परिवार था। सो जैसे ही पाकिस्तान बना, ये भी एक काफिले में अपने परिवार के साथ पंजाब के रास्ते वो पाकिस्तान जा रही थी। सो जब इनके काफिले को लूटा गया और जैनब को अगवा कर लिया गया, सो जब फिर जैनब किसी तरह से उस कैद में से अपने जो अगवाकार था उसकी कैद में से निकलकर किसी तरह से भागी, और बाय चांस वो भागते भागते कहां पर आ गई, बूटा सिंह जहां पर खेतों में अपने में काम कर रहा था। सो बूटा सिंह कौन था? बूटा सिंह वॉज अ 55-year-old सिख जो कि अपने खेतों में काम कर रहा था। जैनब वहां पर आई और तभी जब उसने चीख मारी, बूटा सिंह ने मुड़कर देखा और एकदम से उसको सारा माजरा समझ आ गया, क्योंकि जैनब के पीछा करते हुए वही सिख आ रहा था जिसने कि उसको अगवा किया था। सो एकदम से बूटा सिंह समझ गया और उसने कुछ लड़ाई झगड़ा नहीं किया। उसने सीधा उस सिख से क्या पूछा, हाउ मच, कि तुम इस लड़की को छोड़ने का कितना लोगे? तो उसने आगे से क्या कहा, 1500 रुपीज। सो वी कैन वेल अंडरस्टैंड, वी कैन वेल इमेजिन कि उस टाइम पर जो 1500 रुपीज थे, इट वॉज अ वेरी बिग अमाउंट। सो बूटा सिंह ने अपनी सारी जो जीवन की कमाई थी उसके लाकर दे दी और उसने इस तरह से जैनब को खरीद लिया। अब जैनब बूटा सिंह के साथ रहने लगी। कुछ देर के बाद जैनब और बूटा सिंह की शादी हो गई और विद इन अ ईयर ऑफ देयर मैरिज अ डॉटर वॉज बोर्न टू देम। उसके बाद राइटर्स हमें क्या बताते हैं कि सेवरल इयर्स पास्ट, कि साल बीत गए, पर तभी क्या हुआ, एक दिन बूटा सिंह के 2 नेफ्यूज थे जिन्होंने की यह शिकायत सरकार को लगा दी कि बूटा सिंह के घर में एक मुस्लिम औरत है। और इस तरह से फिर बूटा सिंह के घर पर पुलिस ने छापा मारा और जैनब को बरामद कर लिया। कुछ देर उसको एक कैंप में रखा, कुछ महीने, और उसके परिवार का पता लगाया पाकिस्तान में, और फिर जैनब को वापस भेज दिया गया। सो जिस तरह से इस कहानी में जैनब के साथ हुआ था, ये एक और हिस्टोरिकल तथ्य है, इसमें एक और ऐतिहासिक सच्चाई है कि वाकई इस तरह से उस समय काफी औरतों के साथ हुआ था। क्योंकि जब बहुत ज्यादा वायलेंस हुई थी, डिस्टर्बेंस हुई थी, उसके बाद थिंग्स वर सेटलिंग डाउन, और जो लड़कियों को अगवा किया गया था, जो औरतों को अगवा किया गया था, वो भी कुछ की किस्मत अच्छी थी कि उनको कोई अच्छे परिवार मिल गए थे जहां पर कि लोकल ही उन्होंने शादियां कर दी थी। कुछ ने धर्म परिवर्तन कर लिए थे, कुछ ने वहां पर बिना धर्म परिवर्तन किए ही उन्होंने शादियां कर ली थी लोकल परिवारों में, और वो उनके आगे बच्चे भी थे। पर तभी दोनों सरकारों ने एक समझौता किया। ये कब की बात है, 1949 की। दोनों सरकारों ने क्या समझौता किया कि अपने अपनी हमने अगवा की हुई औरतों को एक्सचेंज करना है। सो ये जो थे बहुत ज्यादा एक कड़ा समझौता था, और दोनों सरकारों ने ये डिसाइड किया कि इसके नियमों में बिल्कुल भी बदलाव नहीं होगा, कि चाहे वो लड़की मैरिड है चाहे वो मैरिड नहीं है, उसको वापस लाया ही जाएगा, उसके परिवार के साथ उसको यूनाइट किया ही जाएगा, और किसी की भी इसमें कोई बदलाव की गुंजाइश नहीं थी, किसी भी तरह की चेंज इसमें। चाहे वो लड़की खुद कहती थी कि नाउ आई हैव चिल्ड्रन ऑल्सो, आई डू नॉट वांट टू गो बैक, पर उसको जबरदस्ती वापस किया जाता था। जो मुस्लिम लड़कियां थी उनको पाकिस्तान, और जो हिंदू और सिख वहां पर अगवा हुई थी उनको भारत भेजा गया। सो ये भी एक ऐतिहासिक सच्चाई है। सो अब बढ़ते हैं हम कहानी की तरफ। अब स्टोरी में इट्स अ सिंपल स्टोरी, और हम लोग इसको काफी डिटेल में कर चुके हैं। सो ज्यादा हम इस पर ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। विल रिवाइज इट ब्रीफली अलोंग विद द पॉसिबल क्वेश्चंस। सो सबसे पहले इसमें कहानी में क्या है कि किस तरह से जो जैनब है वो किस तरह से बूटा सिंह को मिली। सो अगर हम देखें तो दोनों में बहुत कोई भी समानता नहीं थी। उनके धर्म अलग थे, उनकी उम्र में बहुत ज्यादा फर्क था, बिकॉज जैनब वॉज ओनली 17 years old
whereas Bhutta Singh was a 55-year-old Sikh. धर्म अलग थे, उम्र में बहुत फासला था, स्टिल दे मेट एंड गॉट मैरिड. सो एक आपको क्वेश्चन आ सकता है, हाउ डिड बूटा सिंह हैपन टू बाय ज़ैनब, कि किस तरह से उसने ज़ैनब को, क्या हालात थे कि ज़ैनब को उसने खरीदा. सो इसमें आप डिटेल में सारा बताओगे कि बूटा सिंह जो कि एक पूर्व फौजी था, जिसने कि अंग्रेजों की फौज में भी सर्व किया था, वो एक दिन अपने खेतों में काम कर रहा था, तभी उसको अपने पीछे एक चीख सुनाई दी, एंड इट वॉज अ वेरी टेरिफाइड स्क्रीम. इस तरह की चीख थी जैसे कि कोई बहुत डरा हुआ है. सो इसने जब पीछे मुड़कर देखा तो इसने क्या देखा थी कि एक यंग लड़की है जो कि उसके पास आई और उसने उससे मदद की गुहार लगाई. सो बूटा सिंह ने जब देखा कि एक सिख भी उसका पीछा करता आ रहा है तो वो एकदम से समझ गया कि ये लड़की को काफिले में से लूटा गया है. बिना कोई बात के उसने पैसे पूछे और पैसे दे दिए. और हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि जो उसने 1500 रुपए दिए वो क्या थे, उसकी जीवन भर की कमाई थी, क्योंकि वो अपनी हट में गया और वो काफी सारे नोट उसके हाथ में थे जब वो आया, और वो सॉइल्ड थे. सॉइल्ड का मतलब क्या है कि नए नहीं थे. ऐसा लगता है कि जैसे उसने शायद सारी जिंदगी भर उनको जोड़ा था, और उसने वो उस सिख को दे दिया और ज़ैनब को अपने पास रख लिया. अब ज़ैनब उसके साथ रहने लगी. ये कहानी आगे चलती है. एंड बिकॉज बूटा सिंह वॉज अ लोनली मैन, बिकॉज ही हैड नेवर गॉट मैरिड, उसकी शादी नहीं हुई थी क्योंकि उसका परिवार गरीब था. सो किसी ने शादी की कोशिश नहीं की थी. और जब बाद में उसका बाद में जब वो when he was serving in the army or when he had retired, उसके बाद he was a very shy person. So इसलिए उसने कभी भी शादी की बात नहीं की and he never got married. अब उसके लिए तो जैसे उसको अपनी जो अकेलापन था उससे उसको आज़ादी मिली जब ज़ैनब उसके जीवन में आई. और आपने ये सारा याद रखना है, जो अगर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ डिड ज़ैनब चेंज हिज लाइफ और व्हाट रोल डिड ज़ैनब प्ले इन हिज लाइफ, तो वो एक सेंटेंस आएगा कि शी क्विकली बिकेम द पोल अराउंड विच बूटा सिंह्स लाइफ रिवॉल्व्ड. सो एक धुरा बन गई वो जिसके इर्द गिर्द बूटा सिंह का जीवन घूमता था. वो उसके लिए, क्योंकि earlier he had nobody to shower love and affection upon, कि उसके पास कोई नहीं था जिस पर वो अपने अफेक्शन को लुटाता. सो जब ज़ैनब उसके जीवन में आई तो वो उसको ही शावर्ड लव एंड अफेक्शन ऑन हर. हर दूसरे तीसरे दिन बाजार जाता था, उसके लिए कोई सस्ती सी ज्वेलरी कभी ले आता था, कभी कुछ लेकर आता था, कभी साबुन लेकर आता था. सो इस तरह से. एंड ज़ैनब नेचुरली, ज़ैनब ने क्योंकि शी हैड बीन रेप्ड आल्सो बिफोर शी वाज रेस्क्यूड बाय बूटा सिंह, सो उसने इंसानों का बहुत ही भयानक रूप देखा था. सो जब व्हेन बूटा सिंह वाज सो वेरी जेंटल टुवर्ड्स हर, तो फिर नेचुरली उसकी वो शी हैड अ ग्रेटफुल अफेक्शन for this elderly Sikh, and then they got married. So फिर उसके बाद उनकी मैरिज की है. और इसमें आप जब देखोगे आपको क्या लगेगा कि इतनी सारी डिटेल्स देने की मैरिज की क्या जरूरत है. वो तो सिख ट्रेडिशन के मुताबिक अगर लिख दे राइटर तो कि दे गॉट मैरिड अकॉर्डिंग टू सिख ट्रेडिशन, तो बात हमें समझ में आ जाएगी. तो हमें ये दिमाग में रखना है कि जो दोनों राइटर्स थे, दे वर फॉरेन राइटर्स एंड दे हैड रिटन दिस बुक व्हाइल कीपिंग इन माइंड द फॉरेन रीडर, कि उनको नेचुरली जब आप किसी विदेशी को कुछ बताते हो तो ज्यादा डिटेल्स आपको देनी पड़ती हैं. सो इसी तरह से आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है, डिस्क्राइब द मैरिज सेरेमनी ऑफ बूटा सिंह एंड ज़ैनब. सो उसमें आप पूरी डिटेल दोगे कि किस तरह से सुबह सूरज उगने से पहले बूटा सिंह अपने ही घर में बारात लेकर आया, एंड द पीपल हु वर गोइंग अलोंग विद हिम इन दैट प्रोसेशन, की बारात थी और उस प्रोसेशन में बूटा सिंह जो था वो ही वॉज एस्ट्राइड
वो सवार था, किसके ऊपर? एक बहुत ही डेकोरेटेड हॉर्स के ऊपर, वो घोड़ी के ऊपर सवार था। और वो जो वो हॉर्स था, इट वॉज डेकोरेटेड विद बैंगल्स और मखमल का कपड़ा था। और वहां पर फिर एक ग्रंथी आया, एक उन्होंने लिखा हुआ है गुरु बियरिंग द होली बुक। सो ग्रंथी जिसने कि सिर पर बड़े ही आदर के साथ गुरु ग्रंथ साहब को उठाया हुआ था, वो बूटा सिंह के घर में होली बुक लेकर आया, वहां पर उसको रखा गया और उसके सामने बूटा सिंह और जैनब दोनों बैठ गए। एंड बूटा सिंह was he had tied a scarlet turban। स्कारलेट टर्बन क्या होती है? रेड कलर की उसने पगड़ी बांधी हुई थी। और जो जैनब थी उसने वही साड़ी पहनी हुई थी जो बूटा सिंह ने ही उसको लाकर दी थी। एंड शी वॉज ट्रेमलिंग, शी वॉज ऑल्सो रेडियंट विद हैप्पीनेस, और वो काम भी रही थी। और इस तरह से फिर जो ग्रंथी थे उन्होंने जो लेकर आए थे, उन्होंने they explained the obligations of married life to बूटा सिंह एंड जैनब। उन्होंने पहले तो उपदेश दिया कि अब तुम्हारी एक दूसरे के प्रति क्या कर्तव्य हैं, क्या जिम्मेवारियां हैं। और उसके बाद when he had finished speaking, फिर उसके बाद जैनब एंड बूटा सिंह stood up। So बूटा सिंह had clutched one end of that embroidered sash। So sash क्या, जिसको हम पल्ला कहते हैं। So एक नैरो सा क्लॉथ, उसने उसका एक सिरा बूटा सिंह के हाथ में था। जैनब क्लच द अदर, जैनब ने दूसरा साइड पकड़ा हुआ था। और इस तरह से उन्होंने होली बुक के आसपास 4 फेरे लिए। एंड द मोमेंट द 4th राउंड वॉज फिनिश्ड, दे वर डिक्लेयर्ड मैन एंड वाइफ। इस तरह से उनकी शादी हो गई। सो जब आप वेडिंग सेरेमनी का अगर क्वेश्चन आता है तो ये सारी डिटेल्स आपको इसमें देनी पड़ेंगी। अब उसके बाद कुछ हफ्तों के बाद ही बूटा सिंह को एक और अच्छी खबर मिली। और वो क्या थी कि नाउ जैनब वाज कैरिंग हिज एयर। एयर क्या होता है? HEIR। एयर क्या होता है? वारिस। सो दैट बूटा सिंह हैड एवर डिस्पेयर्ड ऑफ हैविंग, कि बूटा सिंह ने सारी उम्मीद खो दी थी अपने जीवन में कि कभी उसका भी बच्चा होगा, कभी उसका भी वारिस होगा। सो जैनब ने उसको ये एक और गिफ्ट दिया। और इस तरह से, और बूटा सिंह को क्या लगने लगा कि इन दोनों को क्या लगने लगा कि ये जो समय था ये बाकी लोगों के लिए तो बहुत ही दुख तकलीफ लेकर आया था, पर उनके लिए तो खुशियां ही लेकर आया था, ये जो बंटवारे का समय था। पर साथ में राइटर्स ही हमें थोड़ा सा यहाँ पर हिंट दे देते हैं कि दे वर वेरी रॉन्ग इन अज्यूमिंग दिस, क्योंकि उनके साथ तो वो होने वाला था कि आगे जाकर उनकी एग्जाम्पल दी जाएगी कि बंटवारे ने कितने लोगों के जीवनों को, कितने लोगों की जिंदगियों को उजाड़ दिया। सो उसके बाद हमें बताया जाता है सेवरल इयर्स पास्ट, कि कुछ साल बीत गए। पर फिर क्या हुआ कि ये परिवार बड़ा खुशी खुशी रह रहा था। तभी क्या हुआ कि जो बूटा सिंह के नेफ्यूज थे, उसके जो भतीजे थे, वो क्योंकि इससे बहुत नाराज थे। किस बात से नाराज थे? उन्होंने शुरू से क्या सोचा था कि इसकी तो शादी नहीं हुई, इसका कभी कोई वारिस नहीं होगा, और इसकी जो पीस ऑफ लैंड है, जो प्लॉट ऑफ लैंड है, वो हमें मिल जाएगा। पर अब क्योंकि बूटा सिंह की वारिस आ गई, उसकी बेटी आ गई, तो अब वो बहुत इस बात से खफा थे, नाराज थे। और उन्होंने बूटा सिंह की शिकायत सरकार को लगा दी कि इसके घर में एक मुस्लिम औरत है। अब जो पुलिस आई और जैनब को बरामद करके ले गई और उसको एक कैंप में रखा गया। और उसको 6 महीने तकरीबन वो एक कैंप में रही। और फिर उसके परिवार का वहां पता लगाया गया कि पाकिस्तान में इसका परिवार कहाँ है। तब तक वो इंडिया में ही एक कैंप में रही। सो ये उस समय काफी औरतों को ऐसे ही रखा जाता था। अब बूटा सिंह इन 6 मंथ्स के दौरान वो चैन से नहीं बैठा। जैसे ही उसको पता चला, जैसे ही जैनब को लेकर गई पुलिस, ही रश्ड टू दिल्ली। वो दिल्ली चला गया और वहां पर वो ग्रैंड मॉस्क, बड़ी मस्जिद में गया। एंड ही डिड समथिंग दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग फॉर अ सिख टू
एवर अकम्प्लिश, मतलब उसने वो काम किया जो कि एक सिख के लिए सबसे मुश्किल काम है। और वो क्या था? ही कट हिज हेयर एंड ही बिकेम अ मुस्लिम, और वो एक मुस्लिम बन गया। और उसको नया नाम क्या मिला? जमील अहमद। सो फिर वो वापस आया और उसने अपने आप को, उसने पाकिस्तान के जो हाई कमिश्नर दिल्ली में ही, उसने अपने आप को उसके दफ्तर में पेश किया और उसने क्या कहा कि अब मैं मुस्लिम हूं, सो ज़ैनब को मुझे सौंपा जाए। पर उसका ये जो इतना बड़ा कदम था, जो उसने इतनी बड़ी कुर्बानी की थी, वो सारी यूजलेस गई। क्यों यूजलेस गई? क्योंकि दोनों सरकारों ने ये डिसाइड किया हुआ था, ये उनका फरमान था, दैट an inflexible set of rules would govern the exchange of the abducted women, कि जो उनकी जब ये एक्सचेंज होगी तो किसी वो जो रूल्स हैं उनमें बिल्कुल भी बदलाव नहीं होगा, जो कि नियम बनाए गए हैं किडनैप्ड औरतों की अदला बदली के लिए। सो मैरिड और नॉट, शी वुड बी रिटर्न्ड टू हर फैमिली। सो चाहे वो उसकी शादी, पहले ही सरकारों ने सोचा हुआ था कि चाहे शादी हुई है लड़की की, चाहे वो अनमैरिड है, उसको उसके पेरेंट्स को या उसका जो परिवार है उसको सौंपा ही जाएगा। सो इसलिए जो बूटा सिंह की ये कुर्बानी थी ये व्यर्थ गई। अब उसके बाद वो रोज ज़ैनब के पास आता था, क्योंकि फॉर 6 months ज़ैनब वॉज देयर एट द कैंप, और वो रोता था। दोनों बैठते थे और बूटा सिंह बहुत रोता था। बोथ ऑफ देम क्राइड, जो उनकी खुशी थी क्योंकि वो उनसे खो चुकी थी। अब जब फिर 6 महीने के बाद पता चल गया कि ज़ैनब का परिवार कहाँ पर है और उसको ले जाया गया पाकिस्तान। इमीडिएटली अब बूटा सिंह ने क्या किया? उसने ही अप्लाइड फॉर अ वीज़ा। अब उसने एक वीज़े की एप्लीकेशन दी कि मुझे एज अ विजिटर पाकिस्तान, मुझे इजाज़त दी जाए पाकिस्तान को विजिट करने की। हिज वीज़ा वॉज रिजेक्टेड। और फिर उसने क्या किया? अपने बच्चे को उठाया और उसने इलीगली पुलिस से आंख बचाकर, दो बॉर्डर पुलिस से, दोनों तरफ की बॉर्डर पुलिस से आंख बचाकर उसने बॉर्डर क्रॉस कर लिया और अब वो पाकिस्तान में एंटर हो गया। अब उसने अपने बच्चे को, अपनी जो उसकी बच्ची थी उसको लाहौर में छोड़ा और वो जहां पर ज़ैनब का, जहां पर अब परिवार सेटल हुआ था, वहां पर चला गया। वहां पर जाकर उसको एक बहुत बड़ा सदमा लगा, क्योंकि उसको क्या पता चला कि ज़ैनब को जैसे ही ट्रक छोड़कर गया था उसके पेरेंट्स के घर पर, वैसे ही ज़ैनब की शादी उसके ही कज़न के साथ कर दी गई थी। अब बूटा सिंह ने बहुत मिन्नतें की कि मुझे मेरी वाइफ लौटाई जाए, पर उसको बहुत ज़्यादा मारा गया ज़ैनब के भाइयों के द्वारा, उसके हस्बैंड के द्वारा, जो उसका सेकेंड हस्बैंड था उसके द्वारा इसको बहुत मारा गया और फिर इसको पुलिस के हवाले कर दिया गया, ये कहकर कि इसने गैर कानूनी ढंग से इसने बॉर्डर को क्रॉस किया। अब बूटा सिंह पर यह मुकदमा चला क्योंकि उसने वाकई ही हैड क्रॉस्ड ओवर इलीगली। सो वहां पर जाकर उसने जज के सामने बहुत ज्यादा मिन्नतें करनी शुरू कर दी। सो उसने क्या कहा कि मेरी वाइफ मुझे लौटाई जाए, अगर मुझे सिर्फ एक बार उससे मिलने की इजाजत दी जाए। उसने सिर्फ क्या कहा कि आई ओनली वॉन्ट वन अपॉर्चुनिटी टू मीट माई वाइफ एंड टू आस्क हर इफ शी वॉन्ट्स टू कम बैक विथ मी एंड माई डॉटर। सो जो जज था ही वॉज मूव्ड बाय हिज प्ली, क्योंकि वो इतनी ज्यादा मिन्नतें कर रहा था कि जज को तरस आ गया। सो जज ने क्या कहा कि ठीक है, हम एक मीटिंग कर लेते हैं और आपकी दोनों की एक मीटिंग करवा देते हैं। सो इसी तरह से फिर ज़ैनब के घर में समन भेजे गए और 1 हफ्ते के बाद दोनों, जो बूटा सिंह और ज़ैनब है, वो अदालत में उनका फेस टू फेस उनका सामना हुआ, आमने सामने हुए दोनों। और अब जो बूटा सिंह था वो बहुत ज्यादा उम्मीद थी उसके मन में उस टाइम पर, उसको क्या लग रहा था कि अब तो कोई रुकावट नहीं है, अब ज़ैनब कहेगी कि मैं बूटा सिंह के साथ वापस जाना चाहती हूँ। सो जो ज़ैनब थी वो अकेली नहीं आई थी, उसके साथ उसके बहुत सारे रिश्तेदार आए थे और वो सारे ही बहुत खराब मूड में थे।
सो जैनब को जब कटघरे में खड़ा किया गया तो वो कांप रही थी, क्योंकि शी कुड फील द आईज दैट वर फिक्स्ड ऑन हर बैक। उसकी बहुत ही गुस्से वाली जो नजरें थी उसकी पीठ पर जमी हुई थी, एंड शी वॉज और उसके बाद जज ने उसको पूछा, बूटा सिंह की तरफ इशारा किया और उसको पूछा कि क्या तुम इसको पहचानती हो? तो उसने क्या कहा? उसने कहा, यस ही इज बूटा सिंह, ही इज माय फर्स्ट हस्बैंड। उसके बाद बूटा सिंह को और उम्मीद बढ़ गई और फिर जज ने बच्चे की तरफ इशारा किया और जैनब ने उसको भी पहचान लिया कि हाँ ये मेरी बेटी है। सो अब अगला सवाल जज ने क्या किया कि डू यू वांट टू गो बैक विद हिम टू इंडिया, कि क्या तुम इसके साथ भारत वापस जाना चाहती हो? तो अब जो बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई पूरी अदालत में, और बूटा सिंह को पूरा विश्वास था, उसकी जो झुर्रियों भरा चेहरा था वो पूरी उम्मीद से इस टाइम पर रोशन था। तो पर जैनब को इस समय क्या फील हो रहा था कि उसके जो रिश्तेदार हैं वो बूटा सिंह को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे, उसको भी नहीं। वो डर गई और उसने उस टाइम पर जज को क्या कहा? नो। सो जैसे ही उसने ये कहा तो जो बूटा सिंह था वो रोने लगा और वो पीछे को गिर गया। जो वो रेलिंग थी उसके ऊपर वो जाकर गिरा। जब उसको थोड़ी सी होश आई तो वो कमरा क्रॉस करके he crossed over to where Zainab was standing, वहां पर वो गया और उसने फिर जैनब को उसने अपनी जेब से कुछ नोट निकाले और बेटी को उसने जैनब के हवाले करते हुए क्या कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारी लड़की से, तुम्हारी बेटी से जुदा नहीं कर सकता। आई कैन नॉट डिप्राइव यू ऑफ योर डॉटर, कि तुम इसको रख लो। अब जज ने जब जैनब से पूछा कि क्या तुम लड़की को रखना चाहती हो, तो जैनब शी वॉज लुकिंग एट हर डॉटर विद आईज ऑफ डिस्पेयर। इस तरह से देख रही थी कि उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा निराशा थी, नाउमीदी थी, क्योंकि उसको पता था कि अगर वो लड़की को अपने पास रख लेगी दैट वुड बी condemning her to a life of misery, that if she keeps her daughter she would be condemning her daughter to a lifetime of misery, कि अगर वो लड़की को रख लेगी अपने पास तो किसी ने बच्चे को अपनाना नहीं है और वो उसको एक तरह का नर्क में उसको लेकर आएगी। इसलिए उसने फिर क्या कह दिया जैनब ने कि नहीं। सो अब बूटा सिंह ने बच्चे का हाथ पकड़ा जेंटली और विदाउट लुकिंग बैक he came out of the courtroom. So यहाँ पर आपको क्या क्वेश्चन आ सकता है? narrate the court scene and what does it demonstrate, कि पहले तो आप सारा बताओगे कि कोर्ट में क्या हुआ, जैनब के साथ कितने लोग आए and they were glaring at her, उसकी तरफ बहुत गुस्से से देख रहे थे, क्योंकि उनको क्या लगता था कि अगर ये बूटा सिंह के साथ जाती है या लड़की को रखती है तो एक तरह से ये खानदान का जो नाम है उसको ये खराब कर रही है। सो दे वर वेरी एंग्री विद हर, ये आप बताओगे। और इसमें आपने ये सोचना है कि इस कोर्ट सीन से हमें पता क्या चलता है, हाँ, व्हाट डज इट डेमोन्स्ट्रेट। सो पहली बात तो इट डेमोन्स्ट्रेट्स द वीक position of women in our society, the subordinate position of women in our society. So जिसकी वजह से जैनब को इतना मौका भी मिल रहा था कि वो जा सकती थी अपने परिवार के साथ, अपने हस्बैंड और अपने बच्चे के साथ, पर वो इतना डर गई क्योंकि लड़की को शुरू से ही क्या सिखाया जाता है, शी हैज टू पुट द हैप्पीनेस ऑफ अदर्स अबव हर ओन हैप्पीनेस। अपनी खुशी से पहले उसको बाकियों की खुशी के बारे में हमेशा एक लड़की को इसी तरह से ट्रेन किया जाता है। और अब भी वो अपने बारे में तो सोच नहीं रही थी, उसको क्या लग रहा था कि डरी हुई थी अपने परिवार से। तो इस तरह से ये हमें ये बताता है, एक तो ये भी बताता है और ये भी बताता है कि उस टाइम पर कितना ज़्यादा बिटरनेस थी दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में, कि जो जायज़ चीज़ थी वो भी हो नहीं पा रही थी। सो अब उसके बाद बूटा सिंह वहाँ से आ गया और वो उस टाइम पर फिर सारी रात वो एक मकबरे में उसने सारी रात बिताई। ही वॉज वीपिंग एंड ही वॉज प्रेइंग
और उसकी जो बेटी थी वो साथ में ही सोई हुई थी। सो दाता गंग बख्श उन्होंने नाम भी दिया हुआ है। उसके मकबरे में आकर वो उसने सारी रात बिताई। अगले दिन सुबह वो बहुत जल्दी उठा और उसने बच्चे को बहुत अच्छी ड्रेस दिलवाई बेटी को, और उसको बहुत अच्छी पंजाबी जो जुत्ती होती है वो एम्ब्रॉयडर्ड जो जुत्ती है वो उसको दिलाई और वो उसको ले आया। और वो स्टेशन पर पहुंच गए। तभी क्या हुआ, जैसे ही इंजन एक लोकोमोटिव एंटर किया, बूटा सिंह जंप्ड बिफोर दैट, इन फ्रंट ऑफ दैट लोकोमोटिव, और लड़की को बच्चे को लेकर ही। सो उसके बाद एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसमें कि बच्ची को एक खरोंच तक नहीं आई, क्योंकि वो पहियों के बीच में जो खाली जगह है उसमें आ गई, जबकि बूटा सिंह वॉज इंस्टेंटली किल्ड। सो बूटा सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। उसके बाद जब पुलिस ने उसकी तलाशी ली तो उसकी तो मौत हो चुकी थी, म्यूटिलेटेड बॉडी थी, उसकी कटी हुई बॉडी थी। पर एक नोट मिला जिसमें कि उसने ज़ैनब को लिखा हुआ था कि यू लिसन टू द मल्टीट्यूड, कि तुमने लोगों को सुना और मेरे को नहीं सुना, जबकि जो लोग होते हैं वो कभी भी आपके प्रति सिंसियर नहीं होते। और उसने एक अपनी लास्ट विश लिखी हुई थी, और वो क्या थी कि मेरी जो बॉडी है उसको दफनाया जाए कहाँ पर, ज़ैनब के विलेज में दफनाया जाए, ताकि ज़ैनब बीच में कभी कभार आकर एक फूल मेरी कब्र पर चढ़ा सके। तो उसकी ये लास्ट विश थी। पर जब उसकी लास्ट विश पूरी करने का टाइम आया, सो यहाँ पर फिर ये बताया गया है कि क्योंकि ये जो सारा केस था ये अब लोगों की नज़रों में आ चुका था, पुलिस इसमें न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग हुई थी। सो इसमें अब सारे लोगों को इसके बारे में पता चल गया था, और बहुत लोग जो मुस्लिम्स थे वो बहुत भावुक हो गए, और उनको क्या लगा कि बूटा सिंह की जो लास्ट विश है उसको तो पूरा करना बहुत ज़रूरी है। सो कितने ही हज़ारों की गिनती में लोग उसके कॉफिन को लेकर, उसके ताबूत को लेकर ज़ैनब के विलेज में गए। पर जो वहाँ के जो विलेजर्स थे और ख़ास तौर पर जो ज़ैनब का परिवार था, उन्होंने उस ताबूत को, उस कॉफिन को गांव के अंदर ही आने की इजाज़त नहीं दी। सो फिर क्या हुआ कि जो सरकार थी उसको क्या लगा कि इस बात पर दंगा ना हो जाए। सो उन्होंने क्या ऑर्डर किया कि इसकी जो लोग आए हैं वो वापस हो जाएं, और लाहौर में उसकी जो बॉडी है उसको दबाया जाए। सो बहुत लोग मुस्लिम्स ही थे सारे जो कि आए, और उन्होंने ये लिखा हुआ है कि बीनीथ अ माउंटेन ऑफ फ्लावर्स। सो उसकी बॉडी को बैरी किया गया। His body was buried, BURIED, beneath a mountain of flowers। इतने ज़्यादा फूल लोगों ने चढ़ाए, इतनी इज्जत दी बूटा सिंह को, तो लाहौर में उसकी कब्र बना दी गई। पर अब क्या था, अब जो ज़ैनब का परिवार था वो फिर से बहुत गुस्से में था। किस बात पर लेकर वो लोग गुस्सा थे कि बूटा सिंह को इतनी ज़्यादा इज्जत क्यों दी गई है। They were enraged by the honor that had been extended to बूटा सिंह। इस बात से वो बहुत नाराज थे कि इसको इतना ज्यादा, इसकी वहां क्यों कब्र बनाई गई है। सो उन्होंने क्या किया, दे हायर्ड अ कमांडो। अब उन्होंने इस कमांडो कौन होता है, जो कि किस चीज में ट्रेन होता है, क्विक एक्शन के लिए। जैसे आर्मी में भी कमांडोज होते हैं जो कि जिनको की ट्रेनिंग ऐसी दी होती है कि जो भी काम करना है फटाफट कर देना है। सो दे हायर्ड अ कमांडो, किसने उन्होंने कमांडो हायर किया टू अपरूट एंड प्रोफेन द ग्रेव ऑफ बूटा सिंह, कि ताकि बूटा सिंह की जो कब्र है उसको खोद दिया जाए और उसकी जो डेड बॉडी है उसकी बेअद भी की जाए। सो उस कमांडो ने फटाफट अपना काम कर दिया। पर जब लोगों ने देखा तो बहुत लोग गुस्से में भी आए, जो पाकिस्तान के लोग थे, और वो दुखी भी हुए। सो उन्होंने दोबारा से बूटा सिंह की बॉडी को दोबारा से दबाया। ही वॉज री इंटर्ड,
मतलब कि उसकी बॉडी को दोबारा से उसी सम्मान के साथ उतने ही फूल चढ़ाकर उसको दबाया दोबारा से। और इस बार उन्होंने टर्न्स ले ली, उन्होंने बारी के साथ उसकी जो टर्न वाइज उन्होंने उसकी जो कब्र थी, जो उसकी ग्रेव थी, उसकी जो टूम थी, उसकी उन्होंने रखवाली करनी शुरू कर दी। सो जिससे कि हमें क्या उम्मीद जगती है कि वो समय जरूर आएगा जब जो दोनों कंट्रीज के लोग हैं उनके दिलों से हेट्रेड एंड मिसट्रस्ट वुड बी वाइप्ड आउट ऑफ द हार्ट्स ऑफ द पीपल लिविंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर। क्योंकि अगर देखा जाए तो पाकिस्तान हिंदुस्तान से ही बना है और वी हैव मैनी थिंग्स इन कॉमन। सो ये जो बिटरनेस है जो कि हमें कब से ज़्यादा एक दूसरे के लिए कड़वाहट आई, खास तौर पर जब बंटवारे में जो घटनाएं हुई थी। पर जो वो मुस्लिम्स थे उनकी इस तरह के जो जेस्चर्स थे उसको देखकर हमें क्या भरोसा होता है कि एक दिन जरूर आएगा जबकि ये जो एक कड़वाहट है ये खत्म हो जाएगी। द बिटर हेरिटेज वुड बी इफेस्ड वन डे, द बिटरनेस, द हेट्रेड वुड बी वाइप्ड आउट ऑफ द हार्ट्स ऑफ द पीपल लिविंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर। सो ये इससे ये उम्मीद जगती है, ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। अब हम आते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है कि डिस्क्राइब द रिलेशनशिप ऑफ बूटा सिंह एंड ज़ैनब। सो आपने शुरू से लेकर एंड तक आपने ये बताना है कि किस तरह से बूटा सिंह उसको ज़ैनब को मिला, किस तरह से उसने उसको बड़ी जेंटली अपने घर में रखा। सो किस तरह से पहले ज़ैनब जो थी, शी वॉज, हर हार्ट वॉज फिल्ड विद अ ग्रेटफुल अफेक्शन टुवर्ड्स द मैन हु वॉज सो जेंटल विद हर, बट ग्रेजुअली, पर आहिस्ता आहिस्ता उनका इसी तरह से बूटा सिंह को तो शुरू में तो उसको क्या लगा कि एक कंपेनियन मिला है क्योंकि सारी जिंदगी वो अकेला रहा था, पर ग्रेजुअली उनका जो ये बॉन्ड था आपस में, इट बिकेम अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। द बॉन्ड ऑफ लव एंड अफेक्शन बिकेम वेरी स्ट्रॉन्ग। और फिर आपने वो बताना है कि किस तरह से ज़ैनब को अलग किया गया बूटा सिंह से और किस तरह से बूटा सिंह की जो कोशिशें थी ज़ैनब को वापस लाने की, वो आप इसमें सारा कुछ बताओगे। और नेचुरली ये जो कहानी है उनकी, इट वॉज अ वेरी ट्रेजिक स्टोरी, इट एंडेड इन ग्रेट ट्रेजिडी जो उनके साथ हुआ। सो हाउ बूटा सिंह कमिटेड सुसाइड ऑल्सो। अब एक आपको और भी क्वेश्चन आ सकता है और वो क्या है कि the writer succeeds in depicting बूटा सिंह as a very lovable and memorable character, कि उन्होंने किस तरह से बूटा सिंह का, जैसे आपने यहाँ पर करेक्टर ही देना है। सो करेक्टर में उनका उसके क्या आएगा, ही वॉज अ वेरी जेंटल पर्सन, ही वॉज अ वेरी लविंग पर्सन एंड ही वॉज वेरी क्लीन हार्टेड एंड ही वॉज गाइडलेस। उसमें किसी भी तरह की कोई भी चालाकी नहीं थी। और ये भी आप बताओगे दैट ही वॉज अ वेरी लॉयल पर्सन, ही रिमेन्ड लॉयल टुवर्ड्स ज़ैनब। और किस तरह से वो उसने अपना जीवन भी गवा दिया, हाउ ही कमिटेड सुसाइड। ये इसमें कितना वो लॉयल था और कितना वो सिंसियर था। और फिर आप एंड में इसमें ये भी बता सकते हो कि ही वॉज अ ट्रेजिक करेक्टर, कि बूटा सिंह जो है वो एक ट्रेजिक करेक्टर है, एक हालातों का शिकार है। ही वॉज अ विक्टिम ऑफ द हिज सर्कमस्टांसेस, कि उसकी जो कहानी है वो बहुत ही ट्रेजिक है, एक ट्रेजिक करेक्टर है। इसी तरह से ये भी आ सकता है कि डू यू थिंक दैट दिस स्टोरी इज अ रियलिस्टिक वन, कि ये एक सच्ची कहानी आपको लगती है? तो बिल्कुल लगती है। क्यों? क्योंकि इसका जो आधार है वो जो दोनों इंसिडेंट्स हैं वो वाकई में हुए थे। पहला कौन सा था, जो मुल्क का बंटवारा और अबडक्शन, उस समय किडनैपिंग भी एक बहुत ही कड़वी सच्चाई थी। दोनों साइड्स पर ही बहुत किडनैपिंग हुई थी, औरतों को अगवा किया गया था, अबडक्ट किया गया था। और उसके बाद जो दोनों कंट्रीज का समझौता था जो कि 1949 में हुआ कि एक्सचेंज किया जाएगा, और ये जो एक्सचेंज थी ये 9 इयर्स वाकई चली भी थी। सो ये भी एक इतिहास का हिस्सा है। सो इस तरह से जब इतनी वो ट्रू
इंसिडेंट्स पर, ट्रू डेवलपमेंट्स पर, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स पर आधारित है, तो जो स्टोरी है इट इज़ वेरी रियलिस्टिक। इस तरह से कई लोगों के साथ हुआ भी था, सो इट इज़ अ वेरी रियलिस्टिक स्टोरी। सो आप इसमें ये बताओगे। नाउ माई लेक्चर हैज़ कम टू एन एंड एंड आई होप you have understood it completely. If you have any doubts, please ask me in the comment section, and please like and subscribe to my channel. Thank you.